So good afternoon all of you, and let's start today's topic. And today's topic is of class 10 chapter 1 for political science, that is power sharing यानी कि सत्ता की साझेदारी के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है। तो जब हम डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर, मतलब अलग अलग समुदाय के अंदर अलग अलग तरीके से सरकार की जो पावर्स हैं, जो उसकी शक्तियाँ हैं, उसको बांट देते हैं, तो वो पावर शेयरिंग कहलाता है। अब सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो पावर शेयरिंग है ये की क्यों जाती है, ठीक है। वाई पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड। तो पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर अगर सिर्फ सारे रूल्स जो है वो मान लीजिए कि हिंदुओं के लिए बना दिए जाएं, या सारे रूल्स सिर्फ मुस्लिम्स के लिए बना दिए जाएं, या किसी और ग्रुप के लिए बना दिए जाएं, तो बाकी के ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब विवाद हो जाएंगे, और उन विवादों को खत्म करने के लिए ही पावर शेयरिंग जरूरी है। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है। अब ऐसे में हमारे देश में क्या किया गया है कि हमारे देश में सभी के धर्म के हिसाब से, सभी के जो वो मतलब कि आप कह सकते हो विचारों के हिसाब से, सभी के जो मतलब कि इंटरेस्ट हैं, सोशल इंटरेस्ट हैं, उनके जो सामाजिक तौर पर उनकी मान्यताएं हैं, उसके हिसाब से उनको जो अधिकार दिए गए हैं, कुछ अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, जिसको पावर शेयरिंग कहते हैं। अब ये जो पावर शेयरिंग है ये आपको बता दिया कि कॉन्फ्लिक्ट्स तो खत्म करता ही है, साथ ही में जो है ये पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कंट्री को। पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी से मतलब क्या है। अब अगर मान लीजिए कि किसी कंट्री के अंदर जो है वो एक गवर्नमेंट जो है वो मतलब किसी एक धर्म का साथ देती है, तो बाकी के जो पार्टीज है, बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो इसके खिलाफ जो है वो आंदोलन करेंगी, प्रोटेस्ट करेंगी, और उस पार्टी को गिराने की कोशिश करेंगे। उस पार्टी का जो सत्ता है, जो उसकी पावर है, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगी। तो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली यही होगा कि वो जो पार्टी उस वक्त रूलिंग में है वो गिर जाएगी, फिर से दोबारा चुनाव होंगे, फिर से कोई नई सरकार आएगी। तो इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, अस्थिरता आ जाती है, मतलब राजनीतिक तौर पर अस्थिरता आ जाती है देश के अंदर। तो इसके लिए जरूरी है कि पावर शेयरिंग की जाए। अब पावर शेयरिंग के दो इंस्टेंसेस आपके बुक में दिए गए हैं, ठीक है। एक केस दिया गया बेल्जियम का और एक केस दिया गया श्रीलंका का। एक इंस्टेंस यानी कि एक वाक्य हमको ये सिखाता है कि किस तरीके से देखिए पावर शेयरिंग करके जो है वो चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, और दूसरा इंस्टेंस हमें ये दिखाता है कि किस तरीके से पावर शेयरिंग ना करने की वजह से चीज़ें कितनी खराब हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम की, जहाँ मतलब बेल्जियम को बेसिकली आइडियल माना जाता है, एक आदर्श माना जाता है सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग की दुनिया में। क्यों? क्योंकि बेल्जियम ने क्या किया है, बेल्जियम एक ऐसी जगह है, मतलब यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा देश है, आबादी में इतना छोटा है कि जितना हमारा हरियाणा राज्य है, हमारे इंडिया का छोटा सा राज्य है हरियाणा, उसके जितनी भी पॉपुलेशन जो है वो बेल्जियम की नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी मान्यता पूरी दुनिया में है। क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक है। बेल्जियम में टोटल 3 तरीके के लोग रहते हैं। कौन कौन से लोग रहते हैं वहाँ पर? रहते हैं बेसिकली डच स्पीकिंग पीपल, ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और जर्मन स्पीकिंग पीपल। जो डच स्पीकिंग पीपल है वो वहाँ पे सिर्फ 59% है, मतलब कि सिर्फ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि मैक्सिमम वही है। तो लगभग 60%, 59-60% लोग वहाँ पे डच हैं, 40% वहाँ पर फ्रेंच हैं, और सिर्फ 1% लोग वहाँ पे जर्मन हैं। अब कहने की बात समझिए, मतलब लॉजिक समझिए। जो मतलब कि ज़्यादातर यूरोप के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज ही ज़्यादा चलती है, लेकिन फिर भी फ्रेंच बोलने वाले लोग वहाँ पे सिर्फ 40% है, और जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो वहाँ पर क्या है, डच स्पीकिंग है, डच बोलते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है, अब कहने को यहाँ पर एक तरीके से क्षेत्रीय विविधता है, मतलब यहाँ पर जो एरियल वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है लोगों के बीच में। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते थे, बहुत सारे विवाद हो सकते थे, मतलब इतने विवाद हो सकते हैं, सोशल विवाद, मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं वो ऐसे ऐसे हो सकते हैं कि मार काट मच सकती है, मतलब कि आप कह सकते हो वायलेंस हो सकती है, हिंसा तक हो सकती है। लेकिन बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने इस तरीके से अपनी शक्तियों का विभाजन किया है, इस तरीके से अपनी जो सत्ता है, जो पावर है, उसका शेयरिंग किया है कि कोई भी सोशल ग्रुप को ऐसा नहीं लगता कि हमारे साथ इस देश में कुछ गलत हो सकता है, ठीक है। तो जब वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से इंश्योर कराती है कि आप भले ही जो फ्रेंच बोलने वाले पीपल हैं, ठीक है, चाहे आप भले ही डच बोलने वाले पीपल हैं, आप जो है वो 1% जर्मन बोलने वाले पीपल हैं, तो भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही जो है वो आपके धर्म को इज्जत मिलेगी, आपके रिलीजन को उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, और उतनी ही सारी आप मान्यताएं, अपने फेस्टिवल्स, अपनी संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं, कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। ये था बेल्जियम का केस।
दूसरा केस है श्रीलंका का। जो श्रीलंका का केस है वहां पर ये सिस्टम है कि वहां पर मेजरली दो तरीके के लोग रहते हैं। एक रहते हैं सिन्हलीज, ठीक है, जो कि लगभग 74% है, मतलब लगभग मान लीजिए कि 3/4 हिस्से पर वही रहते हैं, ठीक है, मतलब 74-75% सिन्हलीज रहते हैं और 18% रहते हैं तमिलियंस, ठीक है। और बाकी के बचे हुए जो कुछ परसेंटेज रह गए 2-4-5%, उसके अंदर कुछ मुस्लिम्स हैं और कुछ क्रिश्चियंस हैं। तो ये सभी मिलकर के बनाते हैं, मतलब ये सभी मिलकर के श्रीलंका में रहते हैं। अब वहां उसको आदर्श माना जाता है, बेल्जियम वाले केस को आदर्श माना जाता है, आइडल माना जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से पावर शेयरिंग ठीक कर सकती है। और यहाँ पर पावर शेयरिंग ना होने की वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना जो तमिलियंस है, मतलब सिन्हलीज यहाँ पे ज्यादा है संख्या में, लेकिन पावर में ज्यादातर तमिलियंस रहते हैं, ठीक है। जो पावर है, जो मतलब की सत्ता है, वो ज्यादातर तमिलियंस के हाथ में रहती है। तो वो चाहते हैं कि उनका जो 18% वाला ग्रुप है वो सुपीरियरिटी में रहे। अब भाई जिसके पास में 75% ग्रुप वाले जो लोग हैं वो कोई पागल थोड़ी है, वो वहां पे क्यों रह रहे हैं। तो वो इस चीज पे विवाद हो जाता है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, ठीक है, राइट्स हो जाते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये वहां पे इसीलिए क्योंकि वहां पे पावर शेयरिंग ठीक तरीके से नहीं की गई है। तो ये दो इंस्टेंसेस हमें बताते हैं कि क्यों पावर शेयरिंग इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप नोट करके रखिए कि ये दोनों में से कोई ना कोई केस आपको जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि श्रीलंका का क्या केस है और बेल्जियम का क्या केस है। अब बात करते हैं कि एक चीज और 9 नोट करने वाली है, दैट इज कि ये जो श्रीलंका के अंदर जो ये मतलब कि जो सिस्टम है ना, इसको मेजोरिटेरियन बोलते हैं, ठीक है, मेजोरिटेरियन बोलते हैं, वेजिटेरियन बोल सकते हो या मेजोरिटेरियन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बोलते हैं और इसका मतलब ये होता है कि जहां पर मेजोरिटी वाले लोग जो है वो मतलब कि अपनी सत्ता चलाने की कोशिश करें लेकिन उनकी चले ना, तो मेजोरिटेरियन हो जाता है। अब ये मेजोरिटेरियन वर्ड आया है, तो ये मेजोरिटेरियन वर्ड बना है मेजोरिटी वर्ड से, और आपको अब समझना चाहिए कि मेजोरिटी और माइनॉरिटीज क्या होता है। तो मेजोरिटी का मतलब होता है कि जो भी मतलब आप कह सकते हो कि ग्रुप, जो भी सोशल ग्रुप, जो भी पीपल, जो भी लोग एक कंट्री के अंदर या एक जगह के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो मेजोरिटी कहलाता है। जैसे इंडिया के अंदर हिंदू की मेजोरिटी है, ये लगभग 70% हिंदू है। तो ये जो हिंदू लोग हैं ये मेजोरिटी में, और बाकी के जो भी लोग हैं ये सब माइनॉरिटी में आते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी जो धर्म है वो सब माइनॉरिटीज में आते हैं इंडिया में। इसीलिए इनके लिए OBC अदर बैकवर्ड कास्ट का जो है इनको प्रोविजन भी दिया गया है, अधिकार दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन, मतलब इनको कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दिए हैं सरकार ने, ताकि वही हमारे देश में क्योंकि पावर शेयरिंग है तो इसीलिए हमारे देश में हिंदुओं को जो अधिकार है वही सेम अधिकार, हिंदू मेजोरिटी है तो मेजोरिटी को जो अधिकार है वही सेम अधिकार माइनॉरिटीज को भी दिए गए हैं। इसीलिए दिए गए हैं ताकि हमारे देश में ये दंगे ना भड़के, लेकिन फिर भी हो जाते हैं, वो बात अलग है। अब अगली चीज जो समझनी है आपको वो है कि फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये जो पावर शेयरिंग है वो किस किस तरह से की जा सकती है। पावर शेयरिंग करने के 4 तरीके। सबसे पहला तरीका तो क्या है कि पावर शेयरिंग को हम ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन होते हैं, मतलब कि सरकार के अलग अलग अंग होते हैं, उनमें हम पावर का बंटवारा कर सकते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है, 3 जो है वो मतलब कि सरकार के पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ठीक है। मतलब दोबारा बोलते हो, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका और जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका, ठीक है। इन तीनों का एक एक करके मैं आपको पहले मतलब उनका काम बता देता हूँ। जो लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका है उसका काम होता है कानून को बनाना, ठीक है। संसद में हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं और हमारे लिए कानून बनाते हैं, वो आ जाता है लेजिस्लेटिव के अंदर यानी कि विधायिका के अंदर। दूसरा है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के अंदर वो सभी डिपार्टमेंट्स, वो सभी महकमे आ जाते हैं जो कि जो सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि उन पर काम करते हैं, जैसे कि जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट, जितनी भी सरकारी नौकरियां लगती हैं ये सभी, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, फिर होम मिनिस्ट्री, मतलब ये सभी जो मिनिस्ट्रीज हैं ये सब जो काम करती हैं, जैसे कि DDA हो गया, MCD हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। मतलब जो सरकार की नीतियों का पालन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उनकी जो पॉलिसीज बनाई है गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और तीसरा इसके अंदर आ जाता है, मैंने 2 बता दिया आपको, मैंने बता दिया लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, मैंने बता दिया एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और मैं तीसरा बता रहा हूँ दैट इज न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी।
अब ये जुडिशरी यानी न्यायपालिका का मतलब क्या है? अब एक ने कानून बनाया, एक ने उसको लागू करवाया। अब कई लोग ऐसे भी तो होंगे ना जो कानून को नहीं मानेंगे, तो जो लोग कानून नहीं मानेंगे उनके लिए है हमारे पास जुडिशरी यानी न्यायपालिका, जो कि न्याय करेगी कि भाई आपने ये कानून नहीं माना है तो आपको उसके लिए सजा देगी, ठीक है, उचित सजा आपको देगी, आपको जेल पहुंचाएगी, आपको जो भी सजा देनी है वो सब देगी, आपसे जुर्माना लेगी। तो ये सब काम जो है वो न्यायपालिका का, यानी कि कोर्ट हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपका कोर्ट आ जाता है और थोड़ा बहुत इसके अंदर पुलिस वाले भी और ये आर्मी वाले भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। आर्मी वाले उतने नहीं आते, लेकिन हाँ कोर्ट इसका मेजर कॉम्पोनेंट है। तो एक मैं अभी आपको पढ़ा क्या रहा था, मैं पढ़ा रहा था फॉर्म ऑफ मतलब कि पावर शेयरिंग कैसे कैसे की जा सकती है। तो पहले मैंने बताया कि गवर्नमेंट के अंग के हिसाब से पावर को बांटा जा सकता है, वही लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ये हो गया एक पार्ट खत्म। सेकंड होता है कि हम किस हिसाब से पावर को शेयर कर सकते हैं, लेवल ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से पावर को शेयर कर सकते हैं। लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है हमारे इंडिया में और बाहर कंट्रीज में भी होता है, किसी किसी में नहीं होता, किसी किसी में होता है। इसके बारे में हालांकि आप नेक्स्ट चैप्टर संघवाद यानी कि जो आपका फेडरलिज्म है उसके अंदर आप पढ़ने ही वाले हो, बट मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। 3 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, कौन कौन से? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य की सरकार, और लोकल गवर्नमेंट यानी कि हमारे यहाँ की जो एमसीडी है शहरों में और जो गाँव के अंदर न्यायपालिका नहीं मतलब पंचायत है, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर आ जाता है। मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर पूरा इसी के ऊपर है, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको 2 बता दिए कौन से कि पावर शेयरिंग करने के क्या क्या तरीके हैं। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर मैंने 2 बता दिए। एक तो आपको बताया कि अंग के हिसाब से बांट देना, ठीक है, पावर्स को, वही लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में। और दूसरा बताया कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बांट देना, वही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में बांट देना। और जो तीसरा इसके अंदर आता है वो आपका आ जाता है क्या? सोशल ग्रुप्स के बीच में बांट देना। सोशल ग्रुप्स के बीच में कैसे बांट देना? जैसे कि बेल्जियम ने कर रखा है। तो बेल्जियम ने अपनी जो पावर्स है वो सोशल ग्रुप्स के बीच में बांट रखे हैं, यानी कि उनके जो सोशल ग्रुप्स है, यानी कि जो डच स्पीकिंग पीपल है और जो ये जर्मन स्पीकिंग पीपल है और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, उनके बीच में पावर को बांट रखा है। इसको बोलते हैं सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो 3 तरीके बता दिए मैंने आपको। लास्ट और चौथा तरीका बता रहा हूँ, दैट इज कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बीच में जो है वो मतलब बांट देना। तो किसी किसी गवर्नमेंट में मतलब किसी किसी कंट्री में क्या होता है, हमारी कंट्री में ये नहीं है, किसी किसी कंट्री में क्या होता है 2 पार्टी सिस्टम या 3 पार्टी सिस्टम ही होता है। मतलब वहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टीज होगी। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे जो है वो मान लीजिए कि जैसे बीजेपी भी है, फिर कांग्रेस भी है, फिर आम आदमी पार्टी और इतनी सारी पार्टीज है। जितनी मर्जी पार्टी, आप खुद चाहो तो एक पार्टी खोल के बैठ सकते हो, है ना। सीटें मिले ना मिले बात की बात है, लेकिन पार्टी तो खोल के बैठ सकते हो ना। तो ऐसे आप पार्टी खोल के बैठ सकते हो। लेकिन कई कंट्रीज में जो पावर शेयरिंग है वो पार्टीज के बीच में हो जाती है कि मतलब इन्हीं 2 पार्टीज के बीच में सारी पावर है। कभी ये पार्टी जीत जाएगी, कभी ये जीत जाएगी, मतलब और कोई तीसरी पार्टी बन ही नहीं सकती वहां पे। इसको बोलते हैं क्या? मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग। तो ये था आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मैंने आपको पूरा बता दिया। मैं एक बार दोबारा रिपीट करा रहा हूँ। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में मैंने 4 पार्ट बताए। पहले बताया कि गवर्नमेंट के ऑर्गन यानी अंग के हिसाब से बांटना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, वो बताया। दूसरा मैंने आपको बताया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से बांटना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से। तीसरा मैंने बताया कि सोशल ग्रुप्स के बीच में बांट देना, जैसे कि वो मैंने आपको बेल्जियम का एग्जांपल दिया, वहाँ पे जर्मन, फ्रेंच और डच के बीच में बांट रखा है। और चौथा मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी जो है वो होता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बांट रखा होता है। किसी किसी कंट्री में 2 पार्टी सिस्टम होता है, 2 ही पॉलिटिकल पार्टी होती है। कभी एक पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है, कभी दूसरी का जीत जाता है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।